अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप हैं सारियाज के ट्विटर स्पेस के ऊपर। तकरीबन 10-15 मिनट का हमने सेशन स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसके मिडल के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद होगी। लेकिन इधर से आ रहा था कि आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें हमारे फॉलोअर्स ने बताया कि शायद उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हमें ये सेशन दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। बल्कि बड़ी फ्लो के अंदर मैं उसको कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में थी, बट वी विल स्टार्ट इट अगेन। कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हमें पोस्ट करनी है। तो अभी वसीम आप आए हो, आप मुझे बताओ कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। पहले इसको कंफर्म कर लें कि ये ना हो कि अभी भी वो इशू चल रहा हो। ठीक है अवैस, मैंने आपको स्पीकर दे दिया है। अगर इन केस अगर कोई क्वेश्चन हो तो दरमियान में पूछ लीजिएगा, और अगर आवाज़ का कोई डिस्कनेक्शन आए तो मुझे फिर इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। अभी आप मुझे कंफर्म कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है। शुड आई प्रोसीड? जी, अब मुझे पता नहीं कि किधर तक इसको लास्ट मैंने वैसे आपने कहाँ तक सुना था, या फिर मैं इसको दोबारा से पूरे को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब जो नए लोग इसको सुनेंगे फिर रिकॉर्डिंग को, फिर उनको कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेशन जो आज है, इट इज रिलेटेड टू बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज के अंदर है, क्योंकि हमने जो अपना मेन सेशन है मलहमतुल कुबरा और जो फाइनल अरब इसराइल वॉर के ऊपर हमारा सेशन है, उसको जो हमने आपको बताना है, उसके अंदर हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि जो जब से इसराइल बना है, साफ जाहिर है उधर तब से अरब और इसराइल की कितनी जंगें हुई हैं, बड़ी और छोटी, और उनके अंदर कौन प्लेयर थे और किस वजह से, किस डिस्प्यूट्स के ऊपर वो जंगें हुई, और किसने बिट्रेयल किया, किसने मुसलमानों का साथ दिया और किसने इसराइल की मदद की पैसिवली, और किस तरीके से जो ट्रेटर्स थे जो ट्रेचरी करके इन्होंने आज इसराइल को एक इतना बड़ा मुल्क बना दिया है। तो वो सारी चीजें आपको पहले उसकी फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पता हो कि पास्ट के अंदर हमारी कितनी जंगें उनके साथ हुई हैं और किन वजह पर हुई हैं, और फिर आप उसको सीक्वेंस को कनेक्ट करेंगे आगे के लिए, फिर ही आपको समझ आएगी कि एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो फिर आप उसको जो मलहमतुल कुबरा की जो ब्लेस्ड जंग है, जिसको कहते हैं सबसे बड़ी जंग है दुनिया इंसान की तारीख के अंदर, और हदीस में उसको मलहमतुल कुबरा का नाम दिया गया है, तो वो भी बेसिकली अरब इसराइल वॉर ही होगी जो आजकल के अगर आप उसके अंदर उसको देखें। तो इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे और ये क्या डायनामिक्स थे, और हमारे साथ किस किस तरीके से हमारे साथ धोखा किया। इसके अंदर आज का जो सेशन है, टू बी प्रिसाइज, इट्स अ वार्म अप सेशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को जरा जगाने के लिए और तेज करने के लिए है। एक बंदा, एक ब्रिटिश एजेंट था ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी के अंदर, कर्नल टी लॉरेंस उसका नाम था, कर्नल उसका रैंक था, कोई सीनियर आदमी नहीं था। तो आप कह लें कि वो उनकी इंटेलिजेंस का एक बड़ा मेन बंदा था, और वो काफी दुनिया में उसको वो भेजते रहे और करते रहे, और उसकी एक अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फाइनली उसको उन्होंने ये सऊदी अरब के अंदर भेजा, जिसको आप आज सऊदी अरब कहते हैं। ये भी आप समझे कि जो आज सऊदी अरब की शक्ल है, सऊदी अरब इस तरह नहीं था। अगर 1400 साल हमारी हिस्ट्री को हो गए हैं, तो उसमें से जो 1300 साल है सऊदी अरब को बने 100 साल में, जो जिसको हम सऊदी अरब कंसिडर, या जिनको हम हरमैन कंसिडर करते हैं, वो हिजाज, उसका नाम हिजाज था। 1300 साल तक, 13 सदियों तक जो हमारी एफिलिएशन, मुसलमानों की एफिलिएशन जिस रीजन से है, उसका नाम हिजाज था। तो हिजाज के अंदर ये ऐसे था कि जैसे पहले उम्मियत एम्पायर थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन, और उनके बाद चंद खलीफाओं के बाद जब ये उम्मियत डायनेस्टी उठी, और उसके बाद फिर इनकी अब्बासियों के साथ, अब्बासियत डायनेस्टी है, आप दोनों को पढ़ सकते हैं, इनकी लड़ाइयाँ हुई। तो फाइनली उम्मियत डायनेस्टी खत्म हुई और अब्बासियों ने कंट्रोल ले लिया। और अब्बासियों ने जब कंट्रोल लिया तो ये सल्तनत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई थी, और ये आप कह लेंगे सीरिया और ये सारे रीजन्स और अफ्रीका, ये काफी ज्यादा रीजन इन्वॉल्व हो गए। तो साफ जाहिर है जब आपकी किंगडम बढ़ जाती है तो आपको कैपिटल मूव करने पड़ते हैं। अच्छा, तब भी ये जो रियाद, दमाम और रुबल खाली वाला जो इलाका है, ये तब भी खाली था, ये डेजर्ट था, इसके अंदर कुछ नहीं था। तो वो अगर
मैंने जैसे आपको बोला कि 1300 साल की आपने हिस्ट्री अगर देखनी है तो सिर्फ आपने ये देखना है कि वो हिजाज था, और हिजाज का एरिया क्या एरिया है, वो एरिया मैं आपको बताता हूँ कि यमन जो रेड सी है, बहरुल अहमर, जो यमन से ऊपर आए आप अगर साउथ से, आजकल तो यमन के काफी ज्यादा इलाके सऊदी अरब के अंदर ही आते हैं, वो पहले बेसिकली वो यमन के इलाके हैं, असीर इनका रीजन जैसे है, तो यमन, अभा, और उसके ऊपर आप आते हैं तो फिर ताइफ की पहाड़ियां आती हैं, ताइफ की पहाड़ियों से आप नीचे डिप करते हैं, यानी नॉर्थ के ऊपर ही, लेकिन हाइट से नीचे उतरते हैं तो आपको मक्का आता है, फिर प्लेन लैंड है, मक्का के बाद यम्बो, यम्बो के बाद मदीना, मदीना के बाद तैमा, तैमा के बाद तबूक। तो ये जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल तबूक से आप कह लें, तबूक से अबहा तक, तो ये जो कोस्टल लाइन है इसको हिजाज कहते थे। बाकी सारे का सारा सऊदी अरब खाली वो डेजर्ट था, उसके अंदर कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्रॉस करना ही एक मुसीबत होती थी कि वो क्रॉस करने के लिए ही बस होता था, लेकिन उधर कोई ऐसी आबादी नहीं थी। हमारे लिए जो मुकद्दस मकामात थे वो हिजाज ही थे, और उसका नाम भी हिजाज ही था। तो इस हिजाज के अंदर जैसे अब्बास आए तो अब्बासियों ने क्या किया कि अब्बासियों की क्योंकि गबट बढ़ गई तो इन्होंने मक्का और मदीना के अंदर एक नदी थी शरीफ ऑफ मक्का उनको कहते हैं, तो वो अभी भी सऊदी अरब में चंद दोस्त हैं, तो मक्का के जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर शरीफ ट्राइब है, शरफल शरीफ एक मतलब लोगों के नाम है वो दो। शरीफ बेसिकली हाशमी है, यानी हमारी जबान में आप कह ले सैयद हैं, और बनु हाशिम से उनका ताल्लुक है, लेकिन नॉट ऑल बनु हाशिम आर शरीफ। शरीफ एक ट्राइब है बनु हाशिम की, यानी सारे शरीफ तो बनु हाशिम हैं, लेकिन सारे बनु हाशिम जो है वो शरीफ नहीं है। तो जो शरीफ तो मक्का थे उनको अब्बासियों ने अपॉइंट किया कि जो हज और उम्रा और ये मक्का और मदीना की जो, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि गद्दी नशीन होते हैं या मज़ार पे मुजावर होते हैं, तो उन्होंने एक तरह से इनको अपॉइंट किया कि आप लोगों ने ये जो रिलीजियस ड्यूटी, और ये जैसे अब आप देख ले तो ये आले सऊद जो सऊदी है उस पर इन्होंने ये टाइटल लिया हुआ है खातबैदे हरबैदे शरफैद, तो ये उस तरह का एक टाइटल था कि मक्का और मदीना के अंदर आपको ये इनको अपॉइंट कर दिया। तो अब इनको जब अपॉइंट कर दिया तो फिर इनके वजीफे लगा दिए उन्होंने, अब्बासियों ने लगाए। अब्बासियों के बाद फातमीद और मैमलुक्स आ गए। मैमलुक्स वगैरह जो थे वो इजिप्ट और आप ये कह लें कि मोरक्को वाली जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाली ट्राइब्स थी, उन्होंने क्या किया, उनकी अब्बासियों के साथ, दोनों मुसलमान थे, अब्बासियों के साथ जंगें हुई तो मैमलुक्स ने कंट्रोल कर लिया, जिनमें मूसा बिन नसैर, तारिक बिन ज़ियाद, और इन्होंने क्या किया कि फिर जब इनका कंट्रोल आया तो जब सऊदी अरब वाली हिजाज वाली साइड आई तो हिजाज वाली साइड पे फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शरीफ को कंटिन्यू किया, और इन्होंने कहा ठीक है आप बैठे हुए, आप इधर ही बैठे, आपको जो अब्बासियों से वजीफा मिलता था अब हम आपको देंगे, और आपने इनका जगहों का ख्याल रखना है और ये चीजें करनी, क्योंकि लोकल ट्राइब्स थी, मक्का के मदीना के लोकल ये लोग थे, मक्का बेसिकली के ज्यादातर ये लोग थे, तो उन्होंने कहा आपने इसको देखना है। अब जब मैमलुक्स के बाद जब आगे चले तो अयूबी आ गई है, 1100-1200 सदी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, अयूबियत्स, अब अयूबियत्स कहाँ से आते हैं, अयूबियत्स की जो जगह है वो कुर्दिस्तान है, कुर्दिस्तान है इराक का नॉर्दर्न और टर्की का आप कह लें ईस्टर्न रीजन। तो वहां से जब सलाउद्दीन अयूबी जब आए, उन्होंने दमास्कस के ऊपर सीरिया के रूट पे आए, दमास्कस को कैप्चर किया, उन्होंने बैतुल मुकद्दस को लिबरेट करवाया, इनसे क्रूसेडर्स थे, तो जब वो ये सारे काम किए तो वो उधर से तबूक से नीचे जो सीरियन बॉर्डर है जो जॉर्डन के रास्ते से वो फिर इधर हिजाज में आए, हिजाज को कैप्चर किया। येट अगेन द सेम थिंग, अयूबियत ने क्या किया, उन्होंने शरीफ मक्का को बुलाया, शरीफ मक्का ने कहा जी आप ही हमारे माई बाप हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है अब आप इधर रहो, हम जो आपका वो चीजें हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे और आप इधर ही हैं। तो अगेन खातमैने हरमैने शरफैन का अगर है या मक्का की जो चाबियां हैं वो शरीफों के पास ही रही, ये एक टाइटल था शरीफ ऑफ मक्का। तो उसके बाद अयूबियों के बाद उस्मानी आ गए, उन्होंने अयूबियों के साथ जब जंगें की और अयूबियों को हटाया और खिलाफत उस्मानिया का उन्होंने क़याम रखा, टर्की वाली साइड से ये लोग आए, तो फिर उन्होंने अगेन वही दोबारा नीडलेस टू रिपीट अगेन कि वही हुआ, उन्होंने शरीफ ऑफ मक्का को
अपॉइंट किया और उन्होंने कहा जी आप इधर देखें, और इनको ट्रेन करते थे, इनके सपोर्ट करते थे। यानी ये एक तरह से उस्मानियों के मक्का और मदीना में गवर्नर थे, हिजाज के गवर्नर थे। ये लोकल अरब ट्राइब्स हैं बनु हाशिम की जो थी। अब प्रॉब्लम राइज कब हुई? 18 सेंचुरी के एंड के अंदर, क्योंकि जो खिलाफत उस्मानिया थी उसके अंदर भी इशू ये था कि वो भी काफी एज कर गई थी, काफी बड़ी, काफी साल हो गए थे, 30 मेरे ख्याल से सुल्तान गुजरे है। तो उसके अंदर उन्होंने ये किया कि ये जो बाल्कन्स वाले एरिया है, रोमेनिया हो गया या बोस्निया हो गया, या जो रशियन स्टेट जिनको आप कहते हैं आज़रबाईजान कहते हैं, तो जब ये टर्किश एम्पायर भी बहुत एक्सपैंड कर गई थी, इस साइड के पीछे जार थे, रशियन किंग्स थे। तो जब इनकी वीक हो गई खिलाफत उस्मानिया बहुत अपने एक्सपैंड करने की वजह से, थोड़ी सी इनमें वो मुगलों वाली आदतें आ गई थी। जैसे हमारे मुगल्स ने इधर अकबर के आगे 2-3 लोगों ने किया है कि जी वो बस डिफरेंट तरह की, और उनको उनकी उस चीज से हट गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो बाल्कन्स इनसे एंड ऑफ 18 सेंचुरी में वहां इनकी रशिया के साथ जंगें होना शुरू हो गई। जब रशिया के साथ जंगें हुई, पहले भी जंगें होती रही हैं इनकी रशिया के साथ, लेकिन इस बार इनको ये हारना शुरू हो गए। ट्रचरी, वहां लोग इनसे जो थे मुतनफर हो गए, और उस तरह इनका जो कंट्रोल था बाल्कन्स के ऊपर वो खत्म होना शुरू हो गया। अब रशियंस का ये था कि रशियंस का तो अपना एक एरिया था, एक तरह से वो अपना ही एरिया जो उस्मानियों ने उनसे लिया हुआ था वो वापस ले रहे थे। लेकिन इधर जो मेन प्लेयर था इस रीजन के अंदर, जो सुपर पावर थी, वो थी ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर एक कॉलोनियल पावर थी, और भी कॉलोनियल पावर थे, जिनमें फ्रेंच जो थे वो भी कॉलोनियल पावर थे। यानी कॉलोनियल पावर का मतलब ये है कि किसी के मुल्क पे कब्जा करके और उनको गुलाम बना के उनकी रिसोर्सेज सारी ले लेना और उनके ऊपर अपने कवानीन कर देना। और ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश एस्टैब्लिश हो चुके थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी हमारे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 18 सेंचुरी के एंड की। और फ्रेंच ने तकरीबन, आप कह लें तकरीबन सारा का सारा अफ्रीका जो है वो फ्रेंच कॉलोनी बना चुके थे। इटालियंस जो थे उन्होंने ये लिबिया शिबिया, ये 3-4 मुल्क जो नॉर्दर्न अफ्रीका हैं, इनको उन्होंने कब्जे में कॉलोनाइज कर दिया हुआ था। तो ये क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर, अच्छा ये ब्रिटिश और फ्रेंच इनकी आपस में भी मसले थे। फ्रेंच वाले जो थे वो दमास्कस, सीरिया का जो ऊपर अपर सीरिया है, और इराक के एरियाज, वो सारे फ्रेंच कॉलोनी बना चुके हुए थे। ये 18 सेंचुरी के एंड की बात। तो तब इनकी मेन लड़ाई चल रही थी खिलाफत उस्मानिया, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी। अब इन सारों को ये था कि खिलाफत उस्मानिया इतनी बड़ी जब कोलैप्स कर रही है, तो इसके जो एरियाज हैं, इसके जो रीजन्स हैं, वो किसको मिलेंगे, वो किसने लेने हैं? तो साफ ज़ाहिर है किसी एक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कहे कि मैं सारे के सारे एरियाज मैं कब्जे में कर लूंगा। तो इनमें आपस में इन्होंने ट्रूस किया, उसका नाम भी मुझे भूल गया, कोई इन्होंने आपस के अंदर ट्रूस किया कि जी आधा एरिया आप लेंगे। फ्रेंच को बोला कि इराक और सीरिया वाला एरिया आपको मिलेगा। ब्रिटिश ने कहा कि जी ये जो अरब वाला एरिया है, हिजाज वाला एरिया, इसको हम लेंगे। क्योंकि ब्रिटिश बेसिकली फंडेड थे ज़ायनिस्ट, इसराइली जूस, यहूदियों थे। तो उनको बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमें फ़लस्तीन, हमने इसराइल बनाना। तो ब्रिटिश ने ये वाला हिस्सा अपने ज़िम्मे डाल दिया। वो लिबिया शिबिया वाला जो हिस्सा था, ये सब खिलाफत उस्मानिया के नीचे थे, इजिप्ट और लिबिया। तो इन्होंने, इटालियंस ने डाल दिया। तो इन्होंने अपने आपस में ना डिवाइड कर दी कि खिलाफत उस्मानिया टूट रही है, तो अब जो इसके जो इलाके हैं वो आधे तुम्हारे हुए, आधे मेरे हुए। तो इस बेस के ऊपर इन्होंने पैक्ट किया और इन्होंने प्रोसीड किया। इस टाइम के ऊपर इन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जैसे मैंने आपको बताया, लॉरेंस साहब को इन्होंने भेजा 19 सेंचुरी के अर्ली के अंदर। इन्होंने अरेबिया के अंदर, और बाकी जंगे शंगे वो रशिया से चल रही थी, हल्के फुल्के इनके स्कर्मिशेस उधर ऑटोमन एम्पायर के साथ हो रहे थे। ये पीसफुल एरिया था जो अरब वाला एरिया। तो इधर इन्होंने इसको भेजा कि जा भाई जाके अरबियों को कुछ समझा कि ये तुर्की तो अब जाने वाले हैं, तो अब तुम अपना, या तो हम तुम्हें इंडिपेंडेंस देते हैं, कुछ करते हैं, तुम लोग इनके खिलाफ रिवोल्ट करो। तो इनको हमेशा से एक फौज तो चाहिए होती है जो आगे लड़े। तो वो आ गए इधर शरीफ ऑफ मक्का के पास। अब उस वक्त जो शरीफ ऑफ मक्का जो हेड था, उसका नाम था हुसैन बिन अली। तो उसने क्या किया कि वो पहले भी बड़ा कनिंग और बड़ा एक आप कह लें कि अजीब सा करेक्टर वो
بندہ تھا، اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو آپ مجھے سارے کے سارے جو مسلمانوں کا ایریا ہے جس کے اندر ٹرانس جارڈن اور فلسطین کا ایریا، ٹرانس جارڈن اس کو کہتے تھے، سیریا کا ایریا، عراق کا ایریا اور پورے کا پورا سعودی عرب اور یمن، یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے مجھے آپ اس کا خلیفہ بنا دیں اور مجھے آپ اس کا بادشاہ بنا دیں، اور ہم آپ کی مدد کریں گے ترکیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو لارنس آف عربیہ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے نام دیا ہوا تھا عربیوں نے اس کو دا مین وتھ گولڈ۔ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر وہ 1 ملین گولڈ کوئنز جو تھے وہ برٹش امپائر کے، وہ وہاں سے لے کے آیا ہوا تھا اور اس نے ان کو دیے جب عربیوں کو، تو عربی تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گئے، انہوں نے کہا واہ جی واہ، ہماری تو بڑی لاٹری لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ اور برٹش فوجیوں کے ساتھ، اٹالینز اور فرینچ فوجیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ترکی جو ادھر پوسٹڈ تھی یا جو فوجی ادھر پوسٹڈ تھے مکہ مدینہ میں اور تبوک میں، انہوں نے ان کے خلاف ایک گریلا وارفیئر ٹائپ انہوں نے انسرجنسی سٹارٹ کر دی، جس کو فنڈ کر رہے تھے برٹش امپائر۔ اب اس انسرجنسی کو سٹارٹ کی اور ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو ویپنائز کرنا اور ان کو پیسے دینا، یہ سارا کام تھا لارنس صاحب کا۔ تو لارنس صاحب ان کے بڑے چہیتے بن گئے اور لارنس صاحب ان کو سارا کرتے رہے۔ اب ٹرکی کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ٹرکی کا آگے چلتے ہیں تو جب انہوں نے خلافت عثمانیہ نے دیکھا کہ ہمارا ادھر کولیپس ہو رہا ہے اور اس میں ساری یہ سازشیں ہمارے خلاف برٹش امپائر اور یہ لوگ کر رہے ہیں، تو جب فرسٹ ورلڈ وار بریک کر گئی جرمنی کے ساتھ یورپ کے اندر، فرانس کی اور برٹن کی اور ان سب کی، تو ٹرکی نے صاف ظاہر ہے برٹن کا ساتھ تو نہیں دینا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جرمنی کے ساتھ ہیں۔ بس جب جرمنی کے ساتھ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی اب تو یہ پکا پکا ہمارا بن گیا ٹارگٹ، حالانکہ وہ کافی سال پہلے سے ان کی جڑیں ادھر کاٹ رہے تھے اور ہر جگہ کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے پھر تیز کر دی۔ اچھا وہاں کیا ہوا کہ جرمنی ورلڈ وار 1 ہار گئی۔ جب جرمنی ورلڈ وار ہار گئی تو انہوں نے انسرجنسی بھی یہاں جو عرب ریوولٹ کے نام سے انہوں نے ادھر انسرجنسی بنا دی تھی حجاز کے اندر، جس کے اندر یہ شریف آف مکہ جو کتنے سو سالوں سے ان کے پے رول پہ تھے، انہوں نے ایک دم سے آ کے ٹوسٹ لیا اور انہوں نے ترکیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور ترکیوں کو انہوں نے برٹش امپائر کو بولا کہ آپ نے فلسطین بنانا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ بنائیں، لیکن آپ جو ہے مجھے بس آپ نے بادشاہ بنانا ہے اور ترکیوں کو یہاں سے نکالے۔ انہوں نے بہت زیادہ ترکی مارے، ترکیوں کے کئی وہ بڑے مطلب اگر آپ پڑھیں ان کے جو مدینہ کا انہوں نے 1 سال ڈیفنس کرتے رہے، مدینہ وہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے، وہ حالانکہ امپائر پوری کولیپس کر گئی تھی، تو وہ لڑتے رہے ان کے ساتھ۔ خیر یہ ان کو صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کی سپلائی لائنز، اگر آپ میں سے کوئی سعودی عرب گیا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرانے ریلوے اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ یہ کب بنے، وہ چلتے نہیں تھے، وہ بند مطلب، تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ ترکوں کے ریلوے اسٹیشن تھے۔ تو وہ پوری کی پوری سپلائی لائن تھی، انہوں نے پوری ریل روڈ بچھائی ہوئی تھی ٹرکس نے استنبول تک، تو وہ ساری انہوں نے ان کی سپلائی لائنز توڑ دی، ان کو کافی زیادہ انہوں نے ڈیمیج کیا۔ تو فائنلی ان کو اس ٹروس کے اوپر برٹش جو تھے وہ لے کے آئے کہ جی آپ ادھر سے، انہوں نے استنبول کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب استنبول کے اوپر حملہ کر دیا، استنبول کو کیپچر کر لیا، استنبول کو کیپچر بھی کر لیا۔ گیلیپولی میں وہ لڑتے رہے ٹرکس بہت دلیری سے برٹش امپائر کے نیچے، کیونکہ برٹش امپائر تھی، یہ برٹن نہیں تھا۔ اس کے اندر نیوزی لینڈ کے بڑے جو فوجی تھے وہ بڑے شامل تھے، وہ لوگ آئے اور مطلب پوری، کیونکہ آرمینیا کے بہت زیادہ شامل تھے، تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کروسیڈ وار ٹائپ انہوں نے اس کا جو تصویر پکچر بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے۔ تو خیر ترکی وہاں لڑتے رہے۔ وہاں کمال اتا ترک جو تھا، جس کو اتا ترک کہتے ہیں، اس کی کوئی افیلیشن ایز سچ اتنی کوئی ریلیجس افیلیشن تھی نہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جو خلافت تھی وہ اس کا اصل وہ شکل موجود نہیں تھی، تو وہ اندر سے وہ ان کا جنرل تھا خلافت عثمانیہ کا، اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ ادھر یہ کیا کہ اس نے جو ٹرک نیشنلسٹ کا جو نعرہ ہے وہ اس نے لگا دیا کہ خلافت کو ختم کریں، خلافت کی وجہ سے ہمیں یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں، ہم ترکی ہیں، ہم ترکی کو بچائیں۔ تو اس کے اندر وہ لڑا، ایسی بات نہیں ہے کہ جب برٹش لڑتے رہے تو اس نے ٹرک نیشنلزم کے اوپر
اس نے گیلاپولی میں ان کو بہت مارا. چرچل پرائم منسٹر تھا برٹن کا, طبیعت صاف کر دی ہے کہ اس کی بےزتی, وہ کہتا تھا کہ میرے لیے ذلالت کا مقام ہے کہ میں جنگ ورلڈ وار جیتنے کے بعد بھی گیلاپولی کے اندر میں جیت نہیں پا رہا. تو خیر انہوں نے جب اس کو بولا, وہ کیونکہ نیچے تھا, تو اس کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے آپ خلافت ختم کر دو. اس نے کہا کہ ہم استنبول نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے استنبول ہم تمہیں واپس دے دیں گے, لیکن خلافت ٹوٹلی ختم کرو, ڈسمینٹل کرو, ٹرکی کے تم پریزیڈنٹ بن جاؤ, ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہم مطلب وہ ایک طرح سے نا اس کو انہوں نے, اب کئی لوگ کہتے ہیں, میں انہی میں شامل ہوں, کہ یہ اس نے بہت ہی بڑا بٹریل کیا تھا اتا ترک نے. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے ترکی کو بچایا تھا, خلافت کو نہیں بچایا تو کیا ہوا, ترکی کو تو بچا لیا تھا. لیکن میرے خیال میں اس نے جو خلافت عثمانیہ کی ہار تھی اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو خلافت عثمانیہ کی ہار, ہاں, اور ترکی کی جو جیت تھی, جو ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے یہ دونوں باتیں, اس کے اندر اس کے اندر بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس نے ایک طرح سے دھوکہ ہی دیا, لیکن اگر ہم نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس لیے اس کو وہ فادر آف نیشن کا وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا ٹرکی کی آئیڈینٹی کو بچا دیا, ورنہ یہ ترکی کو بھی یہ لے گئے تھے, ہم تو بالکل ہی مطلب ہار گئے تھے. اچھا یہ چیزیں ادھر ہو رہی تھیں, ادھر کیونکہ ترکیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہم کولیپس کر رہے ہیں, انہوں نے استنبول کو ڈیفینڈ کرنا تھا, تو ترکیوں کو ادھر مار بھی پڑ رہی تھی سعودی مطلب حجاز کے اندر. تو ترکیوں نے ادھر بھی ٹروس کیے ان کے ساتھ کہ اچھا جی ہم جو ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں, اور جاتے ہوئے ہمیں جو ہے ہم اپنی چیزیں اور اپنے تبرکات جو ہیں وہ لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم ان کے پاس نہیں چھوڑیں گے, وہابیوں کے پاس اور ان کے پاس. تو وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ, جو چیزیں لے کے جانی ہیں لے جائیں. تو آج جو آپ کو استنبول کے اندر تبرکات ٹوپکاپی پیلس کے اندر نظر آتے ہیں, میوزیم کے اندر جو آپ کو مدینہ کی چیزیں نظر آتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں نظر آتی ہیں, ڈفرنٹ بہت ساری چیزیں, وہ ساری ٹرکس جو تھے وہ یہاں سے لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ اس وقت ایک عجیب ہی کیس چل رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ ایک تیسری پارٹی بھی تھی جو بالکل ہی ریڈیکل پارٹی تھی, وہ مزار توڑ رہی تھی, قبریں کھود رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا, ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے, اس کو ڈیمیج کر دیں گے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یار چلو شکر ہے جان چھٹ رہی ان سے, نے کہا جو لے کے جانا لے جاؤ. تو وہ لے گئے اپنے ساتھ, اور اچھا ہی ہوا الحمدللہ کہ وہ لے گئے, کیونکہ وہ وہاں ریوائیوڈ ہیں. تو اب کیا ہوا, اب میں آپ کو آتا ہوں کہ ادھر حجاز کا کیا ہوا. حجاز میں حسین بن علی شریف آف مکہ کی فیملی, 2 بیٹے تھے, فیصل اور عبداللہ. برٹش امپائر کی بات مانی, برٹش امپائر کا ساتھ دیا, بٹریل کیا بہت بڑا. لارنس آف عریبیہ ان کے لیے ہیرو ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مووی بھی دیکھی ہوگی لارنس آف عریبیہ, اور یہ ساری چیزیں ابھی بھی جارڈن کے بارڈر کے اندر, القریات کے اندر جو سعودی عرب کا جارڈن کا بارڈر ہے, اس کا گھر بھی وہاں موجود ہے. اس کو انہوں نے ہیریٹیج کے طور پہ میوزیم ڈکلیئر کیا پچھلے سال میں سعودی گورنمنٹ نے. تو یہ نہیں کہتے کہ لارنس آف عریبیہ واز اے ٹریٹر, یہ کہتے ہیں لارنس آف عریبیہ از اے ہیرو, کیونکہ ہم ترکیوں کے نیچے جو تھے, جو ترکیوں نے ہمارے پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اس کو چھڑانے میں اور یہ عرب سٹیٹس بنانے میں, کیونکہ دیکھیں نا اس سے پہلے تو کوئی عرب سٹیٹ نہیں تھا, اس کے بعد یہ سارے سٹیٹس بنے ہیں. سعودی عربیہ اور ہو جائے, عراق ہو جائے, سیریا ہو جائے, UAE وغیرہ, یہ تو ابھی بنے ہیں 19 سینچری کے اندر. برٹش نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے ان کو, تو میرے خیال میں 1970 میں 1975 میں. تو یہ قطر شطر یہ سارے بعد میں بنے, یہ تو ابھی بنے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے, تو ہمیں لارنس نے جو ہے سیو کیا. لیکن لارنس ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فلم تھا, لارنس کوئی نارمل قسم کا بندہ نہیں تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ میں نے اتنی بڑی اچیومنٹ کر لی ہے, تو پیچھے سے اس کو آرڈر آیا کہ یہ جو بندہ ہے شریف, یہ ٹرسٹڈ نہیں ہے, ہی از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ. اس نے پہلے بھی بٹریل اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے یہ کیے, تو ہمارے ساتھ تو یہ بالکل ہی ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور ادھر اس سائٹ کے اوپر اس کی تھوڑی سی ریزرویشن سی شریف آف مکہ کی, یہ کہتا تھا کہ ساری چیزیں مجھے ہی ملے, یعنی یہ پورے کے پورے ایریے کا خلیفہ آپ نے مجھے ہی بنانا ہے. وہ ادھر ان کا مسئلہ پڑا ہوا تھا برٹش کا, فرینچ کے ساتھ اور اٹالینز کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ جی جو ہماری کالونائز جگہیں ہیں ہم اس کو کیوں بنا دیں, یہ تو حجاز کے, یعنی عراق میں اگر
फ्रेंच बैठे हुए थे या सीरिया में फ्रेंच बैठे हुए थे, तो वो कहते थे कि उनका आपस में इन सारों का ट्रूस तो हो गया था कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड करके हम बांटेंगे इन सारी लैंड को, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने, तो वो ब्रिटिश भी थोड़े से ना ये थे कि यार ये इसको भी इतनी ज्यादा चीजें हम कैसे दे दें। तो उन्होंने खैर को मिन्नत समानत करके कोई और जगह दे के उन्होंने फ्रेंच को उनको बोला कि यार थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको बना दो, और इस तरह किया कि एक बेटे को इन्होंने भिजवा दिया उधर इराक में, मेरे ख्याल में फैसल को, एक को इन्होंने सीरिया में भिजवा दिया, हुसैन बिन अली को इन्होंने कहा कि बेटा तुम जो हो जॉर्डन के अंदर बैठो। अच्छा, इधर के अंदर ही जब ये इंसर्जेंसी चल रही थी तो ये इनका प्राइमरी जो सबसे आगे पिक्चर्स में आपको नजर आएगा वो ये शरीफ ऑफ मक्का आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे और ग्रुप्स के को भी ये जो है सपोर्ट कर रहे थे तुर्कियों के खिलाफ ब्रिटिश एम्पायर। उनमें एक ग्रुप था इब्ने सऊद, किंग अब्दुल अजीज, यानी ये जो आले सऊद हैं ये रियाद के, जिसको कहते हैं कि रियाद एरिया जो है, जो सेंट्रल रियाद उधर के थे, और जब इनकी तुर्कियों ने जब कब्जा किया हुआ था तो ये वहां से चले गए कुवैत में चले गए, तो वहां से ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और वैसे मतलब बाय फेस जो शरीफ ऑफ मक्का थे वो इनको इनके दुश्मन थे इब्ने सऊद के, लेकिन ये एक ही वक्त में लॉरेंस साहब एक साइड पे शरीफ ऑफ मक्का को तुर्कियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी साइड के ऊपर ये इब्ने सऊद को भी तुर्कियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, यानी उनको भी ये इन्होंने लूप के अंदर लिया हुआ था, उनको भी फंड कर रहे थे। अब जब ये सिचुएशन आई कि एक बड़ा खतरा, जिसको ये खतरा समझते थे कि जो ऑटोमन एम्पायर थी और तुर्क थे वो यहाँ से निकले, तो इन्होंने क्या किया कि किंग अब्दुल अजीज को, इब्ने सऊद को बोला कि आप जो है हिजाज को कैप्चर कर लें खुद ही से। अब उधर इन्होंने बिठाया हुआ उसको जॉर्डन में, और नीचे मक्का मदीना के अंदर के जी आप ही को मिलेगा, लेकिन वो है जॉर्डन में। पीछे से इन्होंने 1920s के अंदर एक ऐसी चीज की, 1916 में मेरे ख्याल में खिलाफत टूटी है, 1919 के अंदर इस्तांबुल पे इन्होंने कब्जा किया, जिसपे इन्होंने टर्की को ऑटोमन एम्पायर से वो तोड़ के ख़त्म करके वो सारी चीज़ें की, और 1923 में इन्होंने उनको तुर्कियों को वापस दिया। तो ये 20 और 23 के दरमियान इन्होंने इसको 1920 और 23 के दरमियान इन्होंने इब्ने सऊद को बोला कि जी तुम इनको, जो शरीफ ऑफ मक्का है ना, हम इनके साथ सूद कोई नहीं है, तो तुम ऐसे करो कि रियाद से निकलो, और मेन जगह तो हिजाज है। उस वक्त कौन सा पेट्रोल था, उस वक्त कौन सी ये चीजें थी, तो उस वक्त सारी की सारी जो इस रीजन की रिसोर्सेज थी दे वर रिलेटेड टू हज एंड उम्रा के। ट्रैवलिंग में लोग आते थे, पैसे स्पेंड करते थे, ये सारी चीजें, टूरिज्म जिसे आप कह लें कि रिलीजियस टूरिज्म। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम उधर क्या बैठ के करोगे रियाद में, तुम आओ इधर कब्जा कर लो, हम कोई इनके साथ सूत नहीं है। तो उन्होंने बड़ी आसानी से आले सऊद ने आके तो इधर हिजाज के ऊपर कब्जा कर लिया। जब हिजाज के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये शरीफ और मक्का जॉर्डन में थे, इन्होंने बड़ा रोना पिटना डाला कि जी ये क्या हुआ। देखें, खुद इन्होंने उनको तुर्कियों को धोखा दिया, ब्रिटिश एम्पायर के कहने पे ब्रिटिश एम्पायर ने इनको धोखा दिया इब्ने सऊद से। तो खैर इनको उधर कर के उन्होंने कहा कि अब हम आपको वापस तो नहीं भेज सकते, वापस भेजेंगे तो वो तो आपको मार देंगे। जो इब्ने सऊद है, अब आप जिधर बैठे हैं यही बैठे हैं और यही आपकी किंगडम है, और आपके बेटे को हमने उधर इराक में दे दिया है और इधर सीरिया में दे दिया है, यही हमने। तो जो चीज ये इन्होंने उसको प्रॉमिस की थी शरीफ ऑफ मक्का को इस बिट्रेयल पे एग्री करने के लिए, उसमें से कुछ भी इनको नहीं दिया। ऐसे ही है कि आप लाहौर में रहते हो, आपका एरिया लाहौर में हो, मैं आपको लाहौर से उठा के ग्वादर के अंदर भेज दूं, मैं कहूँ कि लाहौर तो अब आपको नहीं मिलेगा, आपकी सारी सपोर्ट जो वहां से है, अब आप ग्वादर में बैठे, यहाँ के आप बादशाह बन जाएंगे। वो मुझे पता है कि जो उधर के लोकल लोग होंगे, जब मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी चंद सालों के बाद खुद ही से आप फारिग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो इराक और सीरिया में थे, उधर खिलाफत उस्मानिया के जो फौजी थे वो साबज़र तुर्क नहीं थे, ज्यादा अरबी थे, इराकी थे, सीरियन थे। जब खिलाफत उस्मानिया टूट गई तो उनके अंदर नेशनलिज्म इन्होंने डाल दिया कि जी आप इराकी हैं, जैसे 1900 सदी में ये नेशनलिज्म का फीवर एक चढ़ा है कि जी हर मुल्क जो कहता है कि जी मैं इवन पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान फर्स्ट, इराक फर्स्ट, सीरियन फर्स्ट, तो इन्होंने वो नेशनलिज्म डाल के तो उधर से तो जो इसके बेटे थे उनको तो फारिग करवाया
1 डेढ़ साल के अंदर अंदर ही इसको ये भी मर गया, इधर से इसको भी फारिग कराया, लेकिन इसकी ये थोड़ी सी जो बच्चे बुच्चे थे वो बच गए। और वो कौन है? शरीफ ऑफ मक्का के जो हेयर हैं, जो उनकी औलादें हैं, जो उनके वारिस हैं, वो किंग हुसैन है, जो जॉर्डन का किंग है। उनके दादा की बात, पर दादा की बात मैं कर रहा हूँ, वो शरीफ ऑफ मक्का थे, कि जो उर्दन के अंदर जो किंगशिप है, दे आर द शरीफ्स ऑफ मक्का, कि ये जो एक भाई के बच्चे थे वो ये हैं, ये लोग हैं जिनके पास जॉर्डन है। तो बेसिकली जॉर्डन वाले जो बादशाह हैं, इनको ये प्रॉमिस हुआ था कि ये सारे के सारा बादशाह बनाएंगे, और ये नहीं इन्होंने बनाया, और अब उनके पास जॉर्डन है। सिर्फ वो जॉर्डन के भी जो हालात चल रहे हैं, जब हम सेशन आपको आगे करेंगे तो आपको बताएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक बंदे को आगे लेके आए, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और उसने फिर इब्ने सऊद के साथ मिल के उन्होंने किया। इधर इन्होंने इब्ने सऊद को फ्री हैंड दे दिया, फंड किया, सारी चीज़ें की। इब्ने सऊद ने, अगर आप सर्च करें नेट के ऊपर, तो इब्ने सऊद वॉज द वन जिसने रिटन, वो लेटर भी आपको मिल जाएगा, साइन करके इनको दिया था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो लेटर आपको मिल जाएगा बाय द वे, अगर आप गूगल करेंगे, कि आप इसराइल के लिए पूरे का पूरा फ़लस्तीन इसराइल को दे दें और वहाँ इसराइल का स्टेट बना दें, मुझे बस मेरी किंगडम और मेरी इस चीज़ को सपोर्ट करें। तो बेसिकली जो सऊदी अरब है वो बेस ही इस चीज़ के ऊपर हुआ कि इसराइल बनना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन चले मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री कोट कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मेरा ओपिनियन है और वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं। आप इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो इस तरीके से शरीफों को वहाँ से निकलवा के तुर्कों को निकाला, तुर्कों से शरीफों ने तुर्कों को निकाला, आले सऊद ने शरीफों को निकाला। तो इन्होंने ये किंगडम वहाँ बना दी और सारे ही मुसलमानों को इन्होंने एक तरह से फारिग कर दिया इस 19th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद वही जैसे मैंने आपको बताया कि इराक को इन्होंने अलहदा कर दिया, हर जगह नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दी। इजिप्ट के अंदर इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दी। उसके बाद वहाँ किंग फारूक आया, वो नेशनलिस्ट लीडर था, उसको बादशाह बना दिया। तो इन्होंने सारे जो इनके छोटे मोटे जो करिंदे थे, जो जिस एरिया में इनके लिए गद्दारी करते थे, ट्रचरी करते थे, रिपोर्ट देते थे, जैसे आपने पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखा है कि अंग्रेज़ों ने उन सबको नवाज दिया। सेम स्क्रिप्ट है। आप ये देखें, मुगलों के पास वो आए, सबसे पहले जहांगीर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए। जैसे मैंने आपको बताया सेशन में कि माइनिंग और ये चीज़ें बड़ी इनको आती थी, टेक्नोलॉजी थी इनके पास, कोयला निकालना है, सोना निकालना है, ये चीज़ें करनी, डायमंड्स निकालने, और किसी को पता नहीं था। जहांगीर को आके इन्होंने बोला, फाइनेंशियली उस वक्त कंस्ट्रेंट चल रहा था मुगलों का, इन्होंने उनकी अपनी याशियों की वजह से, उनकी अपनी फजूल खर्चियों की वजह से, तो इन्होंने उनको बोला कि यार मैं तुम्हारे बंदों को नौकरियां दूंगा, मैं तुम्हारे बंदों को रखूंगा, मैं इधर कान में पहाड़ खोदूंगा, कोयला निकालूंगा। उसने कहा कोयला क्या होता है? उसने कहा ये होता है। उसने कहा निकाल ले, ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं चाहिए। उस वक्त कोल वॉज द बिगेस्ट पावर। आई मीन कोल जो थी वो एनर्जी की रिसोर्स थी सबसे बड़ी, जिसको आप आजकल आप कहते हैं ऑयल कहते हैं। तो उस तरीके से तो उसने कहा यार ले जा जो तूने लेना, बस उसने कहा मैं आपके सारे बंदों को नौकरियां दूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जो ये मेरी जान को आए हुए हैं कि रोटी महंगी होगी, फलां महंगी होगी, तो तू इनको नौकरियां दे। कहा मैं बिल्कुल दूंगा। उन्होंने कहा ले ले। तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि माइंस लगाई, सुरात के अंदर लगाई, बंगाल वाली साइड के ऊपर उन्होंने लगाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों को एम्प्लॉय किया, 50,000 1 लाख लोग, उस पूरे गांव के लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। उसको जब एम्प्लॉय किया, उनकी तनख्वाहें लगाई। साफ जाहिर है वो लोग जब महाराजा और बादशाहों के नीचे जो लोग रहते हैं, वो आपको पता है कि बिल्कुल ही लो लाइफ उनकी होती है, और उनके रहमो करम के ऊपर वो चलते होते हैं। जब उनको अपने पैसे मिलना शुरू हो गए, अपनी रिसोर्सेज मिलना शुरू हो गई, ब्रिटिश थे तो वो तो पहले ही इनसे तंग थे, बादशाहों से, मुगलों से। उन्होंने कहा लानत भेजो इनके ऊपर, हमारा तो नया माई बाप आ गया जो हमें पैसे दे रहा है। उनकी लॉयल्टीज खरीदी। उन्होंने कहा जी हमारा एम्प्लॉयर तो वो है, जैसे हम अभी भी आप देख लें यूनाइटेड नेशन और ये वो सारी हमें जॉब्स ऑफर हों तो हम कहते हैं वाह जी वाह कमाल हो गया। तो उन्होंने इसी तरीके से इनको नौकरियों पर रखा। और आप ये सोचें कि ब्रिटिश एम्पायर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी
एक तरह से एक कंपनी थी जो ब्रिटिश एम्पायर की थी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही, एक कॉरपोरेट कंपनी ने ही सब कॉन्टिनेंट को ऊपर कब्जा कर लिया, मुगलों को ओवरथ्रो कर दिया, मरहट्टों को, मतलब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी उन्होंने मारा, मरहट्टों को मारा, मुगलों को मारा। लेकिन बेसिकली क्योंकि रूलर मुगल थे तो मुगलों से ही उन्होंने ये सल्तनत ली, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर फॉर्म की, सिखों को भी मारा, उनसे ट्रूस किया, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर अगर 350 साल ये रहे हैं, तो उसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ 90 साल रही है। बाकी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विच वॉज अ कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी। तो उन्होंने, अच्छा, तो जो मैं आपको बताना है कि उनकी जब ब्रिटिश एम्पायर बनी तो उनकी जो फौज थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इमेजिन 8 लाख, पाकिस्तान की फौज आज 5 लाख है, 8 लाख की फौज थी ब्रिटिश एम्पायर की। और जब आप जो मैक्सिमम जो आप कहते हैं ना कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे या ब्रिटिश नेशनल गोरे जो किसी टाइम के ऊपर सब कॉन्टिनेंट के अंदर पोस्टेड रहे हैं, तो वो टाइम है जब वो यहाँ से जा रहे थे 1947, और उसके अंदर उनकी तादाद, आप यू विल बी सरप्राइज कि उनकी तादाद गोरों की, यानी नॉट मतलब पाकिस्तानी इंडियन सारे की, हम लोग सब बांग्लादेशी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ब्रिटिश एम्पायर के फौज के अंदर के सब लोग तो हम लोग ही थे। तो जो उनके अपने लोग थे उनके प्राइम के ऊपर 10,000 थे, यानी 8 लाख में से 10,000 सिर्फ गोरे थे, 7,90,000 हम लोग खुद ही अपने ऊपर अपने आप को मार रहे थे ब्रिटिश एम्पायर की नौकरियों के अंदर, जो 200 साल से हमने उनसे ली हुई थी। तो इसी तरीके से उन्होंने उधर भी किया हुआ था, क्योंकि जहां भी जो फोर्स थी, उन्होंने इराक में गए, इराक में एम्प्लॉय कर लिए, उन्होंने बादशाह को हटाया, खुद उन्होंने उनको नौकरियां दे दी, लिबिया में आए, लिबिया में कर दिए, सऊदी अरब में आए, सऊदी अरब में उन्होंने ये कर दी। तो ये एक ही मॉडल उन्होंने, ये 19वीं सेंचुरी आप कह लें कि इतना हमें 1300 साल के अंदर इतना नुकसान, मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करे। जब भी हमारे क्रूसेड वॉर्स हुए हैं, सारे मुसलमान इकट्ठे हो के इन्होंने इनको मारा। लेकिन वही चीज़ है कि जब हम आपस के अंदर के, जब इन्होंने हम पे हमले स्टार्ट किए हैं, वो आप कह लें कि 19वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के एंड के बाद इन्होंने हम, उससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लें। मैंने आपको बताया उम्मयद डायनेस्टी मुसलमानों की, जंगे किसके साथ हुई? अब्बासियों के साथ। अब्बासी डायनेस्टी मुसलमानों की, किसने उसको हटाया? 200-300 साल हो रही, किसने उसको हटाया? मैमलूक्स ने, मुसलमान। मैमलूक डायनेस्टी मुसलमानों की, उनको किसने हटाया? अयूबियत। अयूबियत कौन? मुसलमान। अयूबियत की फिर 100 साल तकरीबन अयूबी रहे, अयूबियों की डायनेस्टी मुसलमानों की, उसको किसने हटाया? खिलाफत उस्मानिया। वो कौन है? मुसलमान। ये जो अब आप प्रोग्राम देखते हैं काई कबीला, और ये जो इनको, इनकी किनसे मतलब मसले सलजूक किनसे लड़े? उस्मानियों से। ये कौन है? मुसलमान। तो हमारे साथ जो इनकी जंग हुई है वो हमारी हुई सलाउद्दीन अयूबी के टाइम में 1100 में, उसके बाद 700-800 साल, यानी 700 to 800 ईयर्स हमें इनकी जुर्रत नहीं थी हमारे से जंग करने की। जब हमने वो फलस्तीन उनसे ले लिया था तो इनकी जुर्रत नहीं पड़ी, हम आपस में लड़ते रहे, करते रहे, एक डायनेस्टी गई दूसरी। ये इनकी जुर्रत स्टार्ट हुई है 19वीं सेंचुरी के, 19वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने ऑटोमैन को तोड़ा, रशिया ने, इन सारों ने मिलके। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक इनका फ्रेंच जनरल था, मैंने जैसे आपको बताया कि सीरिया के अंदर, सीरिया का हिस्सा फ्रेंच के पल्ले था, तो फ्रेंच जनरल था गायरो, वो गया दमास्कस के अंदर। दमास्कस के अंदर जो उम्मयद मॉस्क है, हम आपको अक्सर एक्सप्लेन करते रहते हैं, मलमतुल कुबरा में भी मैंने आपको वो बैज एक बताया हुआ, मिनाराते ईसा। तो वो उम्मयद मॉस्क के अंदर मीनार है बेसिकली, जहां हज़रत ईसा ने वापस आना है, सेकंड कमिंग होनी। उसी उम्मयद मॉस्क के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी की ग्रेव है। सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र दमास्कस में है, कुर्दिस्तान में नहीं है। तो वो फ्रेंच जनरल जो गया, जब इन्होंने कैप्चर किया सीरिया 700-800 साल के बाद, 700-800 साल के बाद, तो उसने जाके फिर उसको किक मारी उसकी उनकी कब्र को, और उसने बोला वेक अप सलाहुद्दीन, वी आर बैक, यानी वी आर बैक आफ्टर 700 to 800 ईयर्स के बाद हम वापस आ गए। असल में भी ऐसे ही हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो 700-800 साल हम आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इनकी जुर्रत नहीं थी कि ये
मुसलमानों पे किसी भी डायनेस्टी के ऊपर ये अटैक करें, तो बेसिकली फिर हमारा जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है जो मुसलमानों का, ये भी लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, क्योंकि हम अभी पैदा हुए हैं, हमें इतनी हिस्ट्री पता है ना, हमें टाइम का कोई रेफरेंस रहता है, तो हम कहते हैं यार जदों से पैदा हुए हैं उदों से साडे ते जुल्म हो, हम गुलाम ही हैं, हम यही हैं। बेशक जब से हम लोग पैदा हुए हैं हम इनके नीचे ही हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। 1400 साल में 1300 साल हम कोई इनके गुलाम नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बोला कि 700-800 साल ये कुछ भी नहीं हमें कर सके, तो 700-800 साल बड़े होते हैं या 100 साल बड़े होते हैं। और अगर हमारे पे ये सारा इशू आया भी है, तो बेसिकली इस वार्म अप सेशन में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमने अपनी जड़ें खुद ही काटी हैं। हर जगह पे बैठ के हमने हर जगह पे हर मौके के ऊपर बिट्रेयल, हमने अतातुर्क का देख लें, वो एक अलहदा सीक्वेंस चल रहा है, शरीफ्स का देख लें ऑटोमैन के साथ, इधर आप सीरिया में देख लें, इराक में देख लें, सब कॉन्टिनेंट में देख लें, तो हर जगह पे कोई ना कोई, हर बंदा दूसरे की जड़ें काट रहा है मुसलमानों में। तो जब उनको इतना ज़्यादा प्लेइंग फील्ड मिला तो उन्होंने कहा फिर सारों को काटो, तो उन्होंने फिर एक ही उससे सबको किया। और ये जो अभी कंट्रीज बनी है यूएई, इनको तो कहाँ तक उन्होंने कब तक रखा है, हांगकांग को 1950 तक उन्होंने रखा है, इसको भी इन्होंने, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, 70 कुछ में दुबई मेरे ख्याल में उन्होंने दिया वापस, ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश के पास ही था, किसी ने कोई लेने की इसको या कोई इतराज नहीं खड़ा किया इसके ऊपर कि ब्रिटिश एम्पायर तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वही चीज़ है, हमें देख लें आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर अभी भी हम यही कहते हैं, हम इसको सेंस ऑफ प्राइड समझते हैं, बीइंग अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये हमारी अपनी जो आप कह लें कमज़ोरी है, जिसका रीज़न जो है, जिसकी वजह यही है कि हमारे जो खिता है इसके अंदर उस तरीके से चीज़ नहीं आती। जो भी जिसने भी हमारे पे हमला किया है वो ताकत में ज़्यादा, तो हम कहते हैं यार तू दस की करना है, तो हम उसके साथ मिल जाए। ये पहले भी ऐसे ही ये चलता रहा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये डिवीज़न ये आ गई है कि ये दरमियान में एक फोर्स इन्होंने हिंदुओं की जो उठा दी है इंडिया के अंदर, वो फोर्स जो है, क्योंकि यही बात मैं चंद दिन पहले एक सेशन में एक जगह के ऊपर यही कह रहा था कि अगर आप दिमाग की बात सुने तो इंडिया की प्रेपरेशन हमारे से बहुत ज़्यादा है। इंडिया का मैं आपको पॉपुलेशन इंडिया की बताऊं, पाकिस्तान की चले मैं कहता हूँ 25 करोड़ आबादी है, इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ है, यानी 140 करोड़ इंडिया की आबादी है, हमारी 25 करोड़ है। और 140 करोड़ इंडिया की आबादी में 95 करोड़ हिंदू हैं। आप देखें पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है पूरी, 95 करोड़ इंडिया के अंदर हिंदू हैं सिर्फ, तो वो साइज में हमसे बहुत ज्यादा है। और वो लेकिन ये इसके अंदर तो पॉजिटिव थिंग है कि कभी भी मुसलमानों ने जब भी इनके ऊपर रूल किया है, वो गौरी का टाइम देख लें, गजनवी देख लें, टाइम देख लें, खानदान गुलामा जो है, दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये आगे जो चले अल्तमश, रजिया सुल्ताना, और उसके बाद आप कह लें मुग़ल आ गए, किसी भी दौर के किसी भी टाइम के अंदर हमारी मुसलमान जो हैं वो 40% से ज़्यादा नहीं हुए, यानी मेजॉरिटी हमेशा हिंदुओं की रही है। ऐसे नहीं है कि आप समझेंगे मुग़लों का दौर था तो 10 में से 6 जो थे वो मुग़ल थे और मुसलमान थे और 4 हिंदू थे, ऐसे नहीं है। 3 मुग़ल थे, 7 हिंदू थे, लेकिन मुग़ल उनके ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये ऐसी नहीं है कि इसको इसमें ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इस आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर वही बात कि अगर आप दिमाग की बात सुने तो उनकी प्रेपरेशन, उनकी ताकत, उनके माइंड हमसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप दिल की बात सुने तो दिल से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, कोई हिंदू इंडिया में नहीं चला गया। हमें 71 में चोट लगी, हमारे पास बड़ा ही अच्छा मौका था, बड़ा ही अच्छा हमारे डायनामिक्स थे कि, और आई वुड से ब्यूटीफुल पार्टीशन। अगर आप दलेर होते, अगर आप गयूर होते, अगर आप कायद आज़म थोड़ा सा और जिंदा रहते, तो देखें उन्होंने 1948 के अंदर इमीडिएटली पाकिस्तान आज़ाद होते साथ ही उन्होंने 47 के एंड के अंदर उन्होंने कश्मीर के अंदर अपनी फौजें हमारे
ट्राइब्स को कर दिया। ये आज़ाद कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये हमें माउंट बेटन नहीं दे के गया, ये हमें कायदे आज़म दे के गए हैं। इसके ऊपर हमने फौजी जबरी अटैक करके कब्जा किया है। इतना उनको मारा हमने कि नेहरू भागा यूनाइटेड नेशन। हमने वहां जाके कोई खत नहीं दिया यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो आज बात होती नहीं यूएन रेजोल्यूशन पे, तो वो रेजोल्यूशन को हमने सबमिट नहीं की, हमारे खिलाफ वो रेजोल्यूशन सबमिट हुई है यूएन के अंदर। नेहरू गया, उसने कहा जी खुदा दे वास्ते मनु बचाओ, ये तो सारा ले जाएंगे। हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम जो मैदान में जंग जीत जाते हैं हम डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि हमारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हम हार जाते हैं। तो उन्होंने किया, हमने जंग रोक दी। हमने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं, यूएन को इन्होंने अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा यूएन की पहली क्लॉज थी कि जी आप पहले तो अपने लोग बाहर निकाले ना। अच्छा, आज़ाद कश्मीर पे हमने कब्जा कर लिया, अब हम श्रीनगर वाली साइड पे थे इन सारे, तो उन्होंने हमें आज़ाद कश्मीर से वापस जाने को नहीं बोला। उन्होंने कहा जाओ आप श्रीनगर वगैरह में है ना, यहाँ से आप वापस जाए। हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। हम श्रीनगर से अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर आ गए। आज़ाद कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद करा चुके थे, गिलगित बल्तिस्तान हम आज़ाद करा चुके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है, इंडिया को बोला हमें दिखाने के लिए कि इंडिया जी अब करेगा इसके अंदर, क्योंकि इंडिया का कंट्रोल था पहले, तो इंडिया अब इधर जो है वो रेफरेंडम कराएगा। रेफरेंडम के अंदर कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि आपने, फिर देख लें, मैं फिर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। रेफरेंडम के अंदर कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि आपने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। इसके अंदर तीसरी क्लॉज नहीं है कि रेफरेंडम के अंदर कश्मीरियों से ये भी पूछा जाएगा कि अगर आपने दोनों के साथ नहीं जाना तो आप एक अलग बंदे मुल्क बन जाए, जो JKLF वगैरह कहते हैं। ऐसी क्लॉज ही नहीं है, आप पढ़ लें उसको। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर लिखा कि या तो आपने इंडिया के साथ जाना है या आपने पाकिस्तान के साथ जाना। तो वो रेफरेंडम ही नहीं उन्होंने कराया। ये जो हम उनको पिटते हैं ना हमारे जो लीड, कभी कभी आपको जी रेफरेंडम यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से के मुताबिक इस चीज़ को हल किया जाए, तो वो हल करने का मतलब ये कि जो इंडिया ने जो रेफरेंडम करवाना था वो रेफरेंडम करवाया। इंडिया ने वो रेफरेंडम डिले किया। उसकी पॉलिसी ये थी कि मैं, जैसे इसराइल ने वेस्ट बैंक और इन सारी चीज़ों के अंदर, इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों को निकाल के इन्होंने अपनी आबादियाँ वहाँ बसाई हैं, तो वो इंडिया ये चाहता था और किया भी है। इंडिया ने पंडित ला के वहाँ उन्होंने सेटल किए, जो कश्मीरी पंडित थे उनको बड़ा। तो इनका ये था कि जी हम वहाँ डेमोग्राफिक्स चेंज करते हैं पॉपुलेशन की, उसके बाद रेफरेंडम करा देंगे। लेकिन वो फिर टाइम ऐसे गुजरता गया कि दरमियान में हमारी उनसे जंगें भी हो गई। तो वो सारी चीज़ें, अब उनका जो करंट स्टेटस है वो कहते हैं कि भाड़ में गया यूनाइटेड नेशन, बल्कि वो कहते हैं नेहरू पागल था। अब जो उनके जो समझदार जो अपने, यानी कह लेंगे बीजेपी के अपने लोगों के साथ जो मुखलिस है, हमारा दुश्मन, तो वो अपने लिए तो वो साफ ज़ाहिर है अपनी सोच सोचेगा ना। तो वो ये कहता है कि जी ये नेहरू ने क्या पंगा किया, कांग्रेस ने, हमें नहीं जाना चाहिए था। बेटा अगर नहीं जाना चाहिए था तो पूरा कश्मीर हम ले गए थे, लेकिन इस बात को अब वो मानते नहीं है, कहते नहीं जी ऐसे नहीं होना था, फलां होना था। तो मसला ये है कि वो दे डोंट वांट द यूएन रेजोल्यूशन। वो कहते हैं कि अब छोड़ो, उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना के वो सारी चीज़ें करी। हम अभी तक देखें वही बात है कि ना हमें उसकी डायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ना हमें पता है, ना हमने रेजोल्यूशन पढ़ी है। मुझे कल आप उठा के कह दें कि नवीद भाई आप जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और मुझे पता ही ना हो पीछे क्या चीज़ है। अब हम वहाँ जाएं तो मैं कहूँ यार क्या कहें बात, जिस जलसे में मैं जाता हूँ मैं वहाँ के बंदे से पूछता हूँ यार मुझे क्या बोलना है, वो कहता है यार आप बोल दें हम यूएन के ऊपर फैसला करेंगे। मैं वहाँ, हम यूएन के ऊपर फैसला करवाएंगे, हम फलां करेंगे, हम ये करें। अब ना मैंने यूएन की पढ़ी हुई है कि यूएन के अंदर लिखा क्या हुआ है रेजोल्यूशन में, किस वजह से वो रेजोल्यूशन आई, क्या उसकी डायनामिक है, कौन सी चीज़ पूरी हुई, कौन सी रहती है। तो मैंने यही कहा, हमारे पास दूसरा बयान ही है, हम यूएन के ऊपर रेजोल्यूशन कराएं, यूएन की रेजोल्यूशन पे वो फॉलो करें। तो भाई यूएन की रेजोल्यूशन वो फॉलो करें, तो उनको तो वो 1948 में करवाना था, अभी तो नहीं करवाना था। अब अगर आपने कश्मीर लेना है, अगर आपका दिल है कि आपको कश्मीर मिले, तो कश्मीर आपको वैसे ही मिलेगा जैसे कायदे आज़म ने आपको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेके दिया। फौज थी नहीं पाकिस्तान की, पैसे थे नहीं पाकिस्तान के पास, नया मुल्क बना था। आधे लोग हमारे जो इंडियन मुस्लिम है, 30 करोड़ इनकी आबादी है, ये लोग वहाँ अबुल कलाम आज़ाद और ये हुसैन मदनी और ये हैदराबादी, ये सारे वहाँ रुक गए। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, पागल हो पाकिस्तान जाओगे, जिन्ना साहब के कहने पे
पाकिस्तान तो 2 महीने नहीं चलना। तुम पागल हो, यहाँ से सारी चीजें बेच के वहां जाओगे। 2 महीने में देखना कैसे पाकिस्तान खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो गए हैं। 1 इंच मैं कहता हूँ बांग्लादेश, अगेन आई वुड से कि बांग्लादेश हमसे टूटा किसी और बेस के ऊपर, लेकिन वो इंडिया नहीं बन गया, वो मुसलमान मुल्क ही है। और इंशाल्लाह जब गज़वा हिंद होगा तो आप देखेंगे कि जब हम इनको इधर से मारेंगे और ये ईस्टर्न साइड बनारस वाली साइड पे जाएंगे तो वहां से बिहार से, ईस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से, असम से हमारे मुसलमान उधर से इनको क्रश करेंगे। तो ये अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अपने मैप और अपनी डिवीजन को देखें तो परफेक्ट आपकी डिवीजन थी। और ये खिलजी का रूट, अलाउद्दीन खिलजी का रूट आप देख लें, आप कभी सर्च कीजिएगा, गौरी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी, मैमलुक डायनेस्टी, तो आपको जो मैप नजर आएगा ना वो सारा का सारा नॉर्दर्न गंगा रिवर के साथ साथ बेसिन, यानी यहाँ पाकिस्तान से आप अमृतसर, अमृतसर से आप आगे जाएं इनके नीचे दिल्ली, दिल्ली से आप आगे जाएं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज लाइक बनारस और ये सारे लखनऊ, तो ये आप और आगे वो सारा बिहार से मिलता है। ये पूरी एक लाइन है। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दोनों एजिस के ऊपर बैठे हुए थे। अगर यही कायदे आज़म का नहीं अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर वो रहते तो हम उधर से इनके ऊपर अटैक करके हम आराम से बिहार और पूरे का पूरा जो ये बंगाल स्टेट है हम इसको आज़ाद करवा सकते थे। अगर ये नहीं तो वो जो 7 सिस्टर्स जो बांग्लादेश के पीछे हैं, यानी एक 60 किलोमीटर का कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको बांग्लादेश आर्मी आज बंद कर दे। इनके जो 7 स्टेट हैं 28 में से वो कट गए, जिनके अंदर ये सारे नागालैंड और ये सारे अरुणाचल प्रदेश, उसकी सप्लाई लाइन ही नहीं जा सकती। अभी क्या हुआ है, अभी जब ये मुसलमानों को तंग कर रहे हैं तो मुसलमान ये ईस्ट बंगाल में और बिहार में, क्योंकि रूट ही ये है पूरा का पूरा ईस्ट बंगाल आप क्रॉस करेंगे तो आप बांग्लादेश और 7 स्टेट्स में जाएंगे। तो इनको वक्त पड़ा हुआ है और इनको मतलब हम कितने आराम से हम वो सारे स्टेट्स ले सकते थे। लेकिन वही चीज़ है, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। हमें जिस बंदे ने हमारा मुल्क आज़ाद किया था, जिसका पूरा वो आप कह लें कि दिमाग था, विजन था, वो बंदा चला गया तो पीछे किसी को पता ही नहीं। सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उन्होंने कहा मनु प्रेसिडेंट बना दो, दूसरे का वही वाली जो आजकल चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, इससे ऊपर और कोई दूसरी चीज है ही नहीं इनको। मैं ही बनूंगा तो मुल्क चलेगा, दूसरा कहता है मैं ही बनूंगा तो मुल्क चलेगा। भाई आप दोनों नहीं थे तो मुल्क तो चल रहा था 75 साल से, तो तीनों नहीं थे यार। तो ये चीजें इनको अंडरस्टैंड, ये हमारे वो हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज के ऊपर एक कवर रखा होता है जब तक उसका एग्जैक्ट उसका वक्त नहीं आता। तो इस वजह से शायद हमारा वो अभी वो राइज का वक्त नहीं है, गज़वा हिंद का वो टाइम उस वक्त नहीं था 1948 में। इसलिए ये चीज होगी, जब इसका होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप देखिएगा कि हम अगर इधर से अटैक करेंगे तो ईस्टर्न साइड से बांग्लादेश इनके ऊपर अटैक करेगा, जो ईस्ट पाकिस्तान है। मैं आज भी उसको ईस्ट पाकिस्तान कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर हमारे से ज्यादा कुर्बानियां ईस्ट पाकिस्तान की है। मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो ढाका में था। तो कैसे हो सकता है कि ये इस तरीके से गज़वा हिंद हो और मुसलमानों का आखिरी मार्का हो और वो पीठ में ना रहे। ये एक दो नहीं, एक ही उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी 12 साल से तो हैं। और ये माशाल्लाह आप इनको जानते होंगे, इनके वालिद साहब ने हमें 71 में डज पहुंचाई पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद अपनी सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच के ऊपर इन्होंने डेवलप की, इंडिया को खुश करते रहे इंडिया की सपोर्ट से। और अब उनकी जो है बेटी है तकरीबन 12 साल से। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी उम्र ऐसे रहेगा। इट कैन चेंज, और वो चेंज तभी आएगी जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला गज़वा हिंद की हमें स्टार्ट देता है और हमें उसकी नवीद सुनाता है। अच्छा, ये सारा का सारा अब हो गया। कहाँ से कहाँ चला गया था टॉपिक। वैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया, आई होप आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया को समझ गए हैं। जो शरीफ्स ऑफ मक्का हैं आप उनको समझ गए हैं। इब्ने सऊद कौन थे, ये जो सऊदी अरेबिया का जो लफ्ज़ है इब्ने सऊद से निकला हुआ है। इससे पहले इसका नाम हिजाज था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
उसको समझ गए हैं कि बिट्रेयल कहाँ हुआ, टर्की कोलैप्स हुआ, टर्की का जो मॉडर्नाइज नेशनल जो नेशनलिज्म के ऊपर जो अतातुर्क ने उठाया, उसको आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। आज का जो वार्म अप सेशन था वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था। अब आगे एक और वार्म अप सेशन करूंगा जिसके अंदर बाकी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे और फिर वी विल प्रोसीड। फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम अपना मलहमतुल कुबरा का सेशन, और फिर आपको अरब इसराइल जंगों में किसने क्या किया, अनवर सादात कौन था, इजिप्ट के अंदर जमाल ने क्या किया, किंग फारूक ने क्या किया, ये जो सीरिया के अंदर बशार अल असद के जो वालिद थे हाफिजुल असद, उनका क्या रोल था, जॉर्डन का क्या रोल था, किस तरीके से यासिर अराफात ने क्या किया, आपको ये सारे इनके अकॉर्ड्स और इनकी पीस डील्स जो इन्होंने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसराइल के साथ की हैं, जो अभी एग्जिस्टेंट है, वो बताएंगे। और आगे मलहमतुल कुबरा में कौन प्लेयर्स हैं जो एक्टिव होंगे, और उसके लिए सिर्फ आपको ये बताऊं कि वो सारे के सारे ग्रुप्स इंशाल्लाह आप देखेंगे। हमास इज नॉट मतलब गवर्नमेंट, हमास इज अ ग्रुप, इस्लामिक जिहाद इज अ ग्रुप, हिजबुल्लाह इज अ ग्रुप। तो ये आगे जो मलहमतुल कुबरा लड़ना है, ये जो मलेशियाज हैं, तालिबान इज अ मलेशिया, तो ये मलेशियाज का रोल क्या है, ये सारा आपको इंशाल्लाह उस सेशन के अंदर हम सुनाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, थोड़ा सा 10-15 सेकंड के बाद मैं ज़रा ब्रेक, सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे मैं बंद करूँगा ये हमारा रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। वेरी सॉरी, हमारा जो पिछला सेशन सर जैद हामिद के साथ हुआ था, उसकी अभी तक पूरी ऑडियोज़ हमने अभी नहीं अपलोड की, इंशाल्लाह आहिस्ता कर देंगे। बल्कि एक हमारा जो पिछला सेशन था किलिंग चार्ली वाला, उसके जो फाइनल ऑडियो है कि चार्ली कौन है, वो भी अभी रहती है, वो इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करके इसी हफ्ते में कंपाइल करेंगे। ये सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएं ताकि फिर हम मलहमतुल कुबरा को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इसकी भी ऑडियो हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और ट्विटर के ऊपर भी डाल देंगे। अब आपका कोई इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इधर उधर जो दूसरे टॉपिक हैं मैं थक काफ़ी गया हूँ, टाइम काफ़ी हो गया, तो वो उस तरीके से मैं शायद आपको एक्सप्लेन ना कर सकूँ। आई नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कंपाइल थिंग्स इन माई माइंड एंड देन आंसर यू। अपने दिमाग में सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको बेहतरीन जवाब देना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो सेंड मी द रिक्वेस्ट, मैं आपको स्पीकर आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक लॉरेन, ये सारा जो हमने आज डिस्कस किया है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सारी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। मेरा पर्पस यही है कि आसान से आसान तरीके, क्योंकि इतने ही ये नॉलेज एक के ऊपर एक ओवरलोड है, ओवरलैप्ड है, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि इसको आसान तरीके से आपको समझाऊं कि जो 20 किताबों के अंदर आपने पढ़ना है वो 20 मिनट में आपको समझ आ जाए कि ये इस तरीके से हुआ था। तो मेरा यही मकसद होता है इन सेशंस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि आप सबको सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं क्लियर हैं। बाकी आप अपने तौर के ऊपर भी इनको रिसर्च करें, उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी के अंदर ये चीज़ रुकेगी। अभी तो आपने सुनी है, लेकिन जब आप इसको दोबारा आप पढ़ते हैं, आप वो जैसे मैंने आपको पैक्ट बताया, आप शरीफ ऑफ मक्का को गूगल करें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी तस्वीरें देखें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ, ये सब, तो फिर ऐसा होगा कि आपके दिमाग से ये चीज़ें निकलेंगी नहीं और आप इसको फर्दर एक्सप्लेन किसी को आप कर सकते हैं। आप सेशंस में जाते हैं, आप स्पीचेस में जाते हैं, आप दोस्तों में, सर्कल में, तो आप इस मैसेज को, इन चीज़ों को आप आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे वादा किया, वार्म अप सेशन एक और इसका करेंगे और फिर इसको एक दफ़ा जब ऑडियो सारी हमारी लग जाती हैं तो उसके बाद हम मलहमतुल कुबरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का वो टॉपिक है मलहमतुल कुबरा का। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि अगर गज़वा हिंद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے افضل ترین جنگ بولا ہے اس کو، افضل ترین شہداء، افضل ترین غازی جو اس کے اندر شہید ہوگا، افضل ترین یعنی صحابیوں سے بھی اوپر اس کا رتبہ ہے کہ جو احد اور بدر کے صحابی تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ افضل ترین شہداء غزوہ ہند کے شہداء ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شہادت غزوہ ہند کے اندر ملتی ہے، میری نیت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرتا ہے، تو افضل ترین شہادت. اور غازیوں کے بارے میں بولا ہے کہ افضل ترین غازی یعنی ان کے سارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ حدیث منسوب ہے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو میں اپنا نیا اور پرانا سامان بیچ کے اگر میرے وقت کے اندر، میری زندگی کے اندر، آپ دیکھیں کہ آپ اینٹیسپیشن دیکھیں، آپ ان کی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے لک اپ کر رہے تھے اس غزوہ ہند کو. ابو ہریرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صحابی ہیں، ابھی مطلب آپ ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں تو ہم اس کے بعد کی ہم نسل ہیں، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ اسی وقت سے انہوں نے کہا میں اپنا سارا سامان بیچ دوں گا اور میں ضرور ملحمۃ الکبریٰ اور غزوہ ہند میں شامل ہوں گا. اور ملحمۃ الکبریٰ میں جب میں شام پہنچوں گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں پاؤں گا تو ہی واز ویری ایکسائٹیڈ. انہوں نے کہا کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو میں یہ بتاؤں کہ میں ابو ہریرہ ہوں، آپ کا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو کیا میں یہ بتا پاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن دیکھیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہنس کے بولا، انہوں نے کہا بہت مشکل. 3 دفعہ انہوں نے کہا بہت مشکل، بہت مشکل، یعنی ان کو نہ نہیں کی انہوں نے، لیکن کیونکہ صاحب ظاہر ان کو پتہ تھا کہ یہ ابھی وقت آگے آنا ہے ان کے ابو ہریرہ کی زندگی کے اندر، تو یہ وقت نہیں آنا. تو انہوں نے کہا بہت مشکل، بہت مشکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کی نیت ابو ہریرہ کی